जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, आज एक अपने छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्र जिनके हम प्राचीन नाम के बारे में पढ़ते होते हैं, उससे संबंधित आज अपने थोड़ा सा टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस में कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है। तो एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या चीज हमें याद करनी है। हमें याद करना है कि 16 महाजनपदों की, पहली बात याद रखना, 16 महाजनपदों की पदों की जानकारी। ठीक है, 16 महाजनपदों की जो जानकारी है साथियों, वो हमें मिलती है। एक ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। कौन सा था? अंगुत्तर निकाय। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखिएगा, हम बात करते हैं इन्हीं में से एक महाजनपद जिसका नाम है विराटनगर। क्या नाम है? विराटनगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये एक स्थल, एक जगह जिसका नाम हम किस नाम से जानेंगे? ये है विराटनगर। विराटनगर को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है साथियों। क्या चीज? कि इस विराटनगर, इस महाजनपद में सबसे पहले तीन आपको डूंगरियों के नाम ध्यान रखने हैं। तीन किनके नाम ध्यान रखोगे? डूंगरियों के नाम ध्यान रखोगे। देखिए, पहली डूंगरी का नाम है भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी है? भीम। दूसरी डूंगरी का नाम है बीजक डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बीजक। और तीसरी कौन सी है? महादेव डूंगरी है। कौन सी डूंगरी है? महादेव डूंगरी है। विराटनगर की तीनों डूंगरियों के नाम बताएं कौन से थे? भीम, बीजक और कौन सी है? महादेव। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, उसके बाद में हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि इन्हीं डूंगरियों में यहां पर एक ऊंची चोटी है। ठीक है, इस ऊंची चोटी का नाम है बैराट। क्या नाम है? बैराट। और जिसकी ऊंचाई जो है वो है 704 मीटर। ठीक है, आजकल एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है, या इस चोटी से कम ऊंचाई की या इस चोटी से अधिक ऊंचाई की चोटी कौन सी है, उसका नाम बताएं। ठीक है, तो बैराट जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 704 मीटर है, याद रखिएगा। इसके साथ ये ध्यान रखना, इसी चोटी के नाम पर इस विराट नगर का जो नाम है, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम जो है वो कौन सा है? वो बैराट है साथियों। कौन सा है? बैराट। ठीक है, ये बात क्लियर। उसके बाद में देखिए, हमें जो बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात ध्यान रखोगे? आपको याद करना है महाभारत काल के बारे में। ठीक है, महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों के मध्य, ठीक है, तो उस समय भीष्म पितामह, आपको पता होगा कि उनके शरीर से इतनी बानें लग चुकी थी, या ये कहूं कि बानों की सैया पर वो थे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। और आपको ये बात पता है कि उस समय जो युद्ध होते थे, है ना, युद्ध किस तरीके का होता था? युद्ध इस तरीके से चलते थे कि सूर्य उदय के साथ युद्ध स्टार्ट होता और सूर्य अस्त के साथ ही वो युद्ध जो है वो क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। ऐसा कुछ था। अब देखिएगा, कौरव और पांडव युद्ध चल रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो दोनों के दोनों कहां पहुंचते हैं? भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। और भीष्म पितामह जो कि बाणों की सैया पर है, लेकिन अपने प्राण नहीं त्यागे। ठीक है, अब वो उनसे रिक्वेस्ट या बात होती है भी, क्या सिस्टम है भीष्म पितामह प्राण त्यागने वाला ना, क्या क्यों नहीं हो पा रही है ना वो प्रोसेस, ये चीज बात होती है। तो देखिए, उनके द्वारा श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है। ठीक है, पांडवों के द्वारा, कौरवों के द्वारा श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है। और श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अर्जुन को कहा जाता है कि ठीक है, इस प्रोसेस को करें। तो ये डिसीजन होता है कि इनको जब शुद्ध
जल इनको पिलाया जाए, जिसके कारण क्या होगा, ये अपने प्राण त्याग पाएंगे। ठीक है, अब ये सबके सामने ये प्रॉब्लम थी कि शुद्ध जल कहाँ से लाए। ठीक है, तब कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को कहा जाता है कि हे पार्थ, आप इसके संदर्भ में कुछ करें। तो अर्जुन के द्वारा क्या की जाती है, बाण चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है, बाण, जो कि इस बैराट की पहाड़ी पर आकर लगती है। और बैराट की पहाड़ी से, उस बाण से क्या होती है, एक नदी निकलती है, जिसे ये कहा जाता है कि उसकी बाण से कौन सी नदी निकली, गंगा नदी निकली। कौन सी नदी निकली, गंगा। अब देखो, ये बाण से निकली हुई थी, यहां से निकली, बाण से निकली हुई, इसलिए इस नदी का नाम साथियों क्या पड़ गया, इस नदी को कहा गया बाण गंगा। और अर्जुन की बाण थी, किसकी बाण थी, अर्जुन की बाण थी, इसलिए इस नदी का ही अन्य नाम बना अर्जुन की गंगा। क्या पड़ा, अर्जुन की गंगा पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चीज है, आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिएगा, जहां से इसका उद्गम हुआ बाण गंगा का, वो हुआ बैराट की पहाड़ियों से। कहां से हुआ, बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, अब ये जो बैराट की पहाड़ी स्थल है ना, ये कहाँ पे है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि ये जगह हो गई कौन सी, कोटपुतली बहरोड में है। कहां पे है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, कोटपुतली बहरोड के बाद में बाणगंगा नदी कहां इंटर करती है साथियों, इंटर करती है जयपुर में। कहां इंटर की है, जयपुर में। जयपुर के बाद में ये इंटर करती है कहां पे, दौसा में। कहां पे, दौसा में। फिर उसके बाद में ये इंटर करती है भरतपुर में, और उसके बाद में ये आगे बढ़ती हुई ये किस में मिल जाती है, तो याद रखिएगा, ये मिल जाती है यमुना। ठीक है, वर्तमान में ये अपना पानी है वो यमुना तक नहीं ले जा पाती, इसीलिए अपने इसे अंत प्रवाह की नदी में पड़ते हैं। और इसी का ही एक अन्य नाम हम लेते हैं, और इसे बोलते हैं रुंडित नदी। कौन सी नदी बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा, इसे बोला जाता है रुंडित नदी बोला जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, और इसे क्या कहा जाता है, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी को ही क्या कहा जाता है, ताला नदी भी कहते हैं। बताओ, ये बात याद रखोगे। देखो, सारी चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें क्या है, ये बातें याद हो पाएंगी। बताओ, इतना कंटेंट है आपके, क्लियर होगा, इतना कंटेंट आराम से हम क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी नदी के पास, ठीक है, जयपुर में कछवाड़ों का राज था, तो इसी नदी के पास एक मंदिर बना हुआ है, एक माता का मंदिर बना हुआ है। और वो जो माता का मंदिर है, वो कौन सी माता का मंदिर है, ये है जम्मूवाए माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है, जम्मूवाए माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर में इस के ऊपर, जयपुर में इस नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। और इस मंदिर के आधार पर ही इस बांध का नाम रख दिया गया जमुआ रामगढ़ बांध। क्या रख दिया गया, जमुआ रामगढ़ बांध है, वो इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे ही जल के रास्ते में, है ना, जल प्रवाह के रास्ते में बांध बना, तो बहुत सी जलराशि है वो यहाँ पर क्या होती है, एकत्रित होती है। और इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में जलराशि और इन सब के कारण बहुत सी क्या हो गई, वनस्पति है वो पैदा हो गई, है ना। बहुत सी वनस्पति का यहाँ पे क्या हो गया, विस्तार हो गया। और वन्य जीव, जो वन्य जीव है वो यहाँ पर विचरण करने लग गए, यहाँ से जल ग्रहण करते और यहाँ रहने लगे। ठीक है, जैसे ही सरकार को इस बारे में पता लगा कि यहाँ पर वन्य जीव रह रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो सरकार ने क्या किया, इस एरिए को, इस एरिए को, ठीक है, इस एरिए को क्या कर दिया, अभ्यारण्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया साथियों, अभ्यारण्य घोषित कर दिया। और इस अभ्यारण्य का नाम क्या रख दिया गया, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य इसका नाम रख दिया गया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसका नाम क्या रख दिया गया, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य रख दिया गया। बताइए, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं ना, आराम से हम इन बातों को क्लियरली याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, इस एरिया से यदि हम और कोई बात याद करना चाहिए तो आप ये याद रख सकते हैं कि इस डूंगरी से, यहां से, है ना, यहां से, जैसे भीम डूंगरी, यहां से, ठीक है, यहां से सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था, याद होगा आपको, सम्राट अशोक का, ठीक है, कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, शिलालेख मिला।
ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस शिलालेख की खोज, इस शिलालेख की खोज जो है वो किसने की थी? तो हमें पता है वो की गई कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कब की थी? तो 1837 में। कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। बताओ, ये बात याद रह जाएगी। अब इसके साथ एक बात और याद रखिएगा साथियों, कि इस शिलालेख से जानकारी, इस शिलालेख से जानकारी, तो इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है किसकी? बौद्ध धर्म की। हमने ये बात पढ़ी थी कि जो सम्राट अशोक है वो उपगुप्त से क्या करता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है। ये भी पढ़ा था कि अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजता है? श्रीलंका भेजता है। ठीक है, इसके अलावा और हमें किस धर्म की जानकारी मिली? मौर्य धर्म की जानकारी मिली, और गुप्त धर्म की जानकारी जो है वो हमें यहां से मिलती है साथियों। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से यहां पर ध्यान रखनी है। इसके बारे में अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। बताओ, ये बातें याद रह पाएंगी क्या? ये आराम से हम याद कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, छोटी सी बात आपको याद करनी है। क्या चीज? देखिए, जैसे ही हम पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान का ड्रॉ बनाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से पढ़ते हो कि आप सबसे पहले इस तरीके से दो उभार बनाकर और इस तरीके से अपने राजस्थान को बनाते हैं। और हम ये बात करते हैं कि यहां पर इस एरिया में जो स्थल है उसका नाम खैरथल तिजारा, यहां पर कौन सा? अलवर, उसके बाद में यहां पे कौन सा? डींग, और फिर कौन सा आता है? भरतपुर आता है। ठीक है, भरतपुर आता है। देखो, अब एक बात याद रखिएगा, आपको अपने राजस्थान के आंदोलनों में एक बात याद होगी कि भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। कौन से शासक थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह अपने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को एक बात बोलते हैं कि मेरे यहाँ के, है ना, जो मेव जाति या गुर्जर जाति के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? आंदोलन कर दिया है, आप यहाँ से आगरा की तरफ क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। ये बात हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि इस एरिया में कौन सी जाति, कौन सी जाति का निवास था? मेव जाति का। इसलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवात। और मेवात कहा गया, कहा गया किसके कारण कहा गया? तो वो कहा गया मेव जाति के कारण। किसके कारण कहा गया साथियों? मेव जाति के कारण। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हरियाणा में, है ना, एक जिला भी है जिसका नाम क्या है? मेवात है। तो वास्तव में जो जो ये सारा एरिया है, ये क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। ठीक है, मेव जाति के कारण। इतनी बात हमारे अच्छे से क्या हो जानी चाहिए साथियों? क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसके बाद में आपको एक बात याद रखनी है, यहां पे है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और यहां आपको ध्यान रखना है, क्या है? कोलकाता। क्लियर ये बात? यहां दिल्ली, यहां कोलकाता। अब आपको सबसे पहले हम ये बात पढ़ते हैं कि दिल्ली के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ये पता है ना? यदि हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? 3 बार। और उनमें से 2 दिल्ली दरबार ऐसे थे जिनका संबंध राजस्थान से था। कौन कौन से? देखो, एक तो हम बात करें दिल्ली दरबार में, कौन कौन से? एक तो 1903 वाला, और एक 1911 वाला। 1903 और 1911 वाला। देखो, 1903 वाली घटना क्या रहती है कि मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, है ना, वो इस दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए जाते हैं। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि उनको रास्ते में कौन मिलते हैं? केसरी सिंह बारट, जो 13 सोरठों की एक रचना चेतावनी राज चौंगटिया उसको देते हैं, जिसके कारण फतेह सिंह दिल्ली तो जाता है लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होता। एक बात ये याद रखना है। उसके बाद में देखो, एक है 1911 वाली घटना। ठीक है, 1911 वाली घटना में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम बात करते हैं प्रिंसेस मैरी के बारे में, वो यहां आती है और वो क्या करती है? पुष्कर दर्शन हेतु जाती है। ठीक है, तब क्या होता है? अंग्रेजों के द्वारा वहां पर एक घाट, 52 घाटों में से एक घाट, जिसे हम मैरी घाट के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया जाता है, जिसे हम जनाना घाट भी
कहते हैं साथियों। ये बात क्लियर। अब ये ध्यान रखना, इसी समय ये घोषणा की गई कि जो हमारी राजधानी है वो कोलकाता से क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। क्या होगी, कोलकाता से दिल्ली। पहले हमारी राजधानी क्या थी, कोलकाता, अब कौन सी हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही दिल्ली को क्या किया गया, राजधानी घोषित किया गया, तो यहां पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या है वो बढ़ने लगी। ठीक है। जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या का क्या होने लगा, धीरे 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 विस्तार होने लग गया। तो क्या कंडीशन आई भी, तो कंडीशन ये आई कि मान लो जैसे ये दिल्ली का विस्तार है, फिर धीरे धीरे ये विस्तार आगे बढ़ा। ठीक है। फिर आगे बढ़ता 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 इस तरीके से ये दिल्ली का विस्तार ऐसे फैल गया। ठीक है। यानी कि जहां पर तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ना कहा गया, लेटर लिखा गया, और इस एरिया को क्या घोषित कर दिया गया, इसे घोषित कर दिया गया साथियों एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि इसे घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया। ठीक है साथियों। अब हमसे पूछा जाए कि हमारे यहां से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, तो याद रखिएगा कौन सा एरिया आता है, तो अलवर आता है, हम पढ़ रहे थे। ठीक है। कौन सा आता है, भरतपुर, हम पढ़ रहे थे। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा, खैरथल, तिजारा, और ये एरिया भी है, डीम का एरिया भी है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आएगा। इस बात को भी आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है साथियों। बताओ ये बातें याद हो जाएंगी क्या, याद हो जाएंगी। चलो अब देखो, हमने दो बातें यहाँ पे जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं। एक तो साथियों हमने पढ़ा किसके बारे में, अलवर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, अलवर। और एक हमने पढ़ा भरतपुर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखेंगे, कि जो अलवर है, अलवर को पूर्व का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का सिंह द्वार। ठीक है। और भरतपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, अलवर का ही नाम क्या है, राजस्थान का स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड है। मदिरा या मादक पदार्थों के विक्रय क्षेत्र होने के कारण ना इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि भरतपुर में दुर्ग है, उसका नाम क्या है, लोहागढ़ दुर्ग है। ठीक है। और लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। किससे बना हुआ दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। तो आप इसके बारे में भी अच्छे से क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं साथियों जितनी भी जानकारी आपको मिली है ना, राजस्थान जीके को अपनों ने सारा जोड़कर पढ़ा, एक टॉपिक का नाम लिया और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी उनको अपनों ने अच्छे से देखा। ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी की आपकी क्लास थी। तो आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे साथियों। थैंक यू। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए तैयारी के उद्देश्य से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आप सभी का साथ।